आते हैं वैसे। तो हमने ये देखा था, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ट्यूशन था अपना, पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है इसके बारे में हम बात करें अगर, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी, ठीक है, जो स्थान घेरता है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है। एक मिनट, वो क्या रहा है ये? चलो, पदार्थ क्या है, ये क्वेश्चन है अपना इस चैप्टर का पहला। ठीक, तो पदार्थ क्या है जो स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है। यानी कि प्रकृति में उपस्थित ऐसा कुछ भी जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। द्रव्यमान इन द सेंस, हम यहाँ पे फिलहाल बात करते हैं कि ये भार की बात कर रहा है। भार मतलब तुम जानते हो, वजन की बात कर रहा है। क्लियर है? ऐसे समझने के लिए देख लो अभी। स्थान घेरने का मतलब क्या है? स्थान घेरने का मतलब है आयतन। यानी कि ऐसा कुछ भी जिसका आयतन होता है और द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम पदार्थ बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद हो गया, मैं क्या हूँ? एक पदार्थ हूँ। क्यों? मैंने स्थान घेर रखा है और मेरा द्रव्यमान है। क्लियर है? तो ये अपना पदार्थ हो गया। पदार्थ के बारे में तुम्हें याद होना चाहिए परिभाषा इसकी। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अब पदार्थ का वर्गीकरण। तो ध्यान से देखना, पदार्थ का वर्गीकरण। क्लियर है? पदार्थ को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा आधार है? पहला जो आधार है अपना फर्स्ट, वो है भौतिक आधार। और दूसरा जो आधार है अपना, वो है रासायनिक आधार। क्लियर है? भौतिक आधार का मतलब क्या है कि पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब भौतिक अवस्था ये तुमने पढ़ी है, कौन कौन सी होती है? ठोस होती है, द्रव होती है और गैस होती है। तो भौतिक आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो गए अपने पास में? 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गया? ठोस हो गया, ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं। कौन कौन सा हो गया? ध्यान से देखना। भौतिक आधार पर प्रकार पदार्थ जो है वो 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन सा हो गया अपना? एक तो हो गया ठोस, दूसरा हो गया अपना द्रव, और थर्ड हो गया अपना गैस। ठीक, फिर बात करते हैं हम रासायनिक आधार की। फिर बात करते हैं हम किसकी? रासायनिक आधार की। तो रासायनिक आधार पर जो पदार्थ है, उनको पहले हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से देखना। पहला जो है अपना, वो है भैया शुद्ध पदार्थ। ध्यान से देखना भैया, शुद्ध पदार्थ। और जो दूसरा है अपना, वो है मिश्रण। क्लियर है?
फिर जो शुद्ध पदार्थ है उसको भी फर्दर हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है? अरे ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो कौन कौन सा। एक तो हो गया अपना यौगिक, ठीक है। चलो पहले मैं यौगिक की जगह, एक तो हो गया अपना तत्व और दूसरा हो गया अपना यौगिक। अरे क्लियर है? अरे बोलो ना। मिश्रण जो है उसको फिर 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा है? एक होता है अपना समांगी मिश्रण और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? विषमांगी मिश्रण। कौन कौन सा मिश्रण हो गया? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया। फिर अगर फर्दर और हम इसको क्लासिफाई मतलब वर्गीकृत करना चाहे तो तत्व जो है उसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखिएगा कौन कौन सा? धातु, अधातु और एक कौन सा हो गया अपना? उपधातु। इन सब के बारे में तुमने पढ़ रखा है बचपन में, ठीक है ना। यौगिक को फिर से 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? एक होता है अपना कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अपना अकार्बनिक यौगिक। कौन कौन सा हो गया अपना? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो ये पदार्थ का वर्गीकरण कर लिया हमने। एक बार ध्यान से देखना दोबारा से। पदार्थ को 2 आधार पर बांटा गया है। कौन कौन सा आधार है? एक है भौतिक आधार और दूसरा कौन सा है? रासायनिक आधार। भौतिक आधार का मतलब क्या है कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। तो भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है अपनी? ठोस, द्रव और गैस। इनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। फिर आता है रासायनिक आधार। रासायनिक आधार आधार के इस बेसिस पे हमने पदार्थ को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? शुद्ध पदार्थ है और दूसरा कौन सा है? अपना मिश्रण है। फिर बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। तो शुद्ध पदार्थ को फिर से कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक तत्व है और दूसरा क्या है? अपना यौगिक है। समझ में आ रही है बात? कौन कौन सा है? तत्व और यौगिक। फिर तत्व जो है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है अपना? एक होता है समांगी और दूसरा कौन सा होता है? विषमांगी होता है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक बार देख लो इसको फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो अब बात करेंगे हम डिटेल में थोड़ा सा। तो फर्स्ट क्या था अपना? भौतिक आधार पर वर्गीकरण। ध्यान से देखते जाना भैया, थोड़ी सी मेरी स्पीड रहेगी, है ना। तो भौतिक आधार पर वर्गीकरण। भौतिक आधार पर कितने प्रकार का होता है अपना? 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो है अपना वो कौन सा है भैया? ठोस। अब अगर मैं ठोस के बारे में बात करूं, ठोस का मतलब जानते हो ना तुम? सॉलिड, ठीक है। अगर मैं ठोस के बारे में बात करूं तो इसके गुणधर्म तुम्हें पता है, पर फिर भी एक बार हम इनको देख लेते हैं। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले इनके कण अत्यधिक अत्यधिक पास पास होते हैं। ठोस के कण कैसे होते हैं? अत्यधिक पास पास होते हैं। दूसरा मैं ऐसे बोल सकता हूं भैया कि कणों के मध्य इनके कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होता है। या सीधा लिख रहा हूं मैं, उपस्थित, सीधा लिख रहा हूं, प्रबल आकर्षण बल होता है या उपस्थित होता है। चलो वैसे लिख देता हूं। चलो ध्यान से देखते जाना। ए भैया, प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होता है। ओके। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो ठोस होते हैं, क्या ठोस, इनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है।
इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस जो होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, याद रखना। अभी समझाऊंगा मैं बात, टेंशन मत लो। इनके कण गति नहीं करते हैं, लेकिन इनमें कंपन होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से कि जो ठोस होता है, ठोस पदार्थ, उनके जो कण होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं, ऐसे मतलब कण से कण ऐसे एकदम मिला हुआ रहता है। देखो ध्यान से, समझ में आ रही है बात, इस प्रकार से एकदम पास पास। भाई साहब देख लो इधर ध्यान से, कण एकदम क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अब कण पास पास क्यों है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है इनके कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है इनके कणों के मध्य, प्रबल आकर्षण बल। आ रही है बात समझ में। अच्छा, कण पास पास होते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं प्रैक्टिकली, कैसे, जैसे मान लो ये दीवार है, मैंने बोला कि भैया रोहित जाके दीवार के आर पार निकल जा। क्या रोहित दीवार के आर पार हो जाएगा क्या? अब रोहित कोई चुड़ैल तो है नहीं कि देख बेटा, समझ में आ रहा है ना बात क्या कह रहा हूँ मैं, आर पार नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ठोस है दीवार और दीवार के जो कण है एकदम पास पास है, उनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो रोहित आर पार नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब पहला वाला जो पॉइंट है वो अपने समझ में आया, इनके कण अत्यधिक पास पास होते हैं। क्यों पास पास होते हैं? क्योंकि इनके कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। अच्छा, प्रबल आकर्षण बल को भी हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ठोस पदार्थ लो, मेरे पास ये है पेन, मैं बोलूं कि भैया इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे तोड़ दे, ऐसे खींच के तोड़ दे, पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये ठोस है और ठोस के कणों के मध्य जो आकर्षण बल है ना वो बहुत ज्यादा है, तो हम इनके कणों को अलग अलग नहीं कर सकते, इनके कणों के बीच में दूरियां पैदा नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। इनफैक्ट एक जो कागज होता है, कागज, उसको भी ऐसे ऐसे सीधा खींच के तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। ट्राई कर लेना। अब ऐसा नहीं है पकड़ के यूं फाड़ दिया, पकड़ के ऐसे खींचना ही सीधा एकदम। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। तो इजीली वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि कागज एक ठोस है और ठोस के कण को ऐसे खींच के, मतलब कणों को अलग अलग करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके मध्य क्या होता है बच्चों, प्रबल आकर्षण बल। क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल। क्लियर है। इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार का तो सिंपल सा फंडा है, देखो ये पेन है, इसको मैं उठा के कहीं पे भी ले जाऊं भैया, इसका आकार चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो आकार फिक्स है ठोस का। आयतन का मतलब क्या होता था, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको क्या बोलते हैं, उसका आयतन बोलते हैं। तो क्या इस मार्कर ने अभी जितना स्थान घेर रखा है, इसको मैं यहां से किसी दूसरी जगह ले जाऊं तो क्या ये मोटा हो जाएगा क्या? क्या ये पतला हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब स्थान भी ऐसा कैसा इतना ही स्थान घेरेगा। इसका मतलब क्या है कि भैया ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके कण गति नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बोर्ड है, यहां से कोई कण उठ के इधर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया ठोस है और ठोस के कण गति नहीं कर सकते। क्लियर है? चलो, लेकिन इनमें कंपन होता है। क्या होता है इनमें? कंपन होता है। देखो कैसे, जैसे मेरे पास कोई भी ठोस पदार्थ है, मैंने उसको पीटा, मतलब ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, तो आवाज आएगी। आवाज किसकी वजह से आ रही है? क्योंकि ठोस के जो कण हैं उनमें क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? और एक प्यारा सा उदाहरण देता हूँ, देखो ध्यान से। कभी कान पे पड़ी है ऐसे जोर से, घर वालों के हाथ की, किसी के भी हाथ की गलती से, तो बहुत देर तक कान में से तुन्न की आवाज आती रहती है। कैसे आवाज आती है? तुन्न की। तो कोई ऐसे झुंझुना थोड़ी बजा रहा है लेके, कहाँ से आ रही हो आवाज? क्योंकि कान के अंदर जो अपना पर्दा है जिसको बोलते हैं एयर ड्रम, उसमें क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है। उस कंपन की वजह से आवाज क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, बन रही है, वही अपने को सुनाई दे रही है। आ रही है बात समझ में? तो भैया ठोस के जो कण हैं वो गति नहीं कर सकते, लेकिन इनके बीच में क्या, इनके अंदर क्या हो सकता है, कंपन हो सकता है। तो ये ठोस के सारे गुणधर्म हो गए। देख लो एक बार ढंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम
अपना दूसरा वर्गीकरण किसमें कर रहे हैं हम? द्रव। द्रव का मतलब क्या होता है भैया? लिक्विड। ठीक है। अब लिक्विड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले चलो मैं ये बात कर लेता हूं कि इनका आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। क्लियर है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इनके कण ठोस की तुलना में, किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में दूर होते हैं। ठीक। और तीसरी बात मैं लिख रहा हूं यहां पे अपना, इनके कणों के मध्य ठोस की तुलना में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। क्लियर है? और एक लास्ट पॉइंट अपना ये है कि इनके कण गति कर सकते हैं। इनके कण गति कर सकते हैं। इनके कण क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ठोस को ऐसे बना रहा हूँ, सॉरी द्रव को ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से कि द्रव के जो कण है ना वो कुछ ऐसे हैं, ऐसे इस प्रकार से। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ठोस की तुलना में ये कैसे हैं? थोड़े दूर दूर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ठोस की तुलना में ये कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। क्यों दूर दूर होते हैं? क्योंकि इनके कणों के मध्य ठोस की तुलना में जो आकर्षण बल होता है ना वो कैसा होता है? थोड़ा दुर्बल होता है। यानी कि द्रव के जो कण है ना उनको तुम ऐसे खींच के अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पानी भरा हुआ है तो ऐसे जग भर के पानी को बाहर निकाल सकते हैं। पर क्या ऐसे मान लो लोहे का ऐसे कुछ रखा हुआ है ना बॉक्स, उसमें से क्या तुम लोहे को ऐसे जग भर के बाहर निकाल सकते हो? क्या नहीं। लोहा क्या है? ठोस है। तो ठोस को ऐसे तुम अलग नहीं कर सकते खींच के, या आसानी से अलग नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? लेकिन पानी को तो कर सकते हैं, ऐसे भर के निकाल लो आराम से। क्यों? क्योंकि कणों के मध्य आकर्षण बल कैसा है? कम है। आ रही है बात समझ में? और कणों के मध्य दूरी भी ज्यादा होती है। जैसे कि पानी भरा हुआ है तो पानी में के हम आर पार निकल सकते हैं आराम से। क्यों निकल सकते हैं? क्योंकि पानी के जो कण है वो ठोस की तुलना में कैसे हैं? दूर है ना? दूर है, आकर्षण बल कम है, सीधी सी बात है। एक बात और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आयतन तो इनका निश्चित होता है, लेकिन भैया आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। बहुत ही आसान है। देखो, मान लो तुमने दूध लिया सुबह, ठीक है? तो दूध को तुम पहले तुमने किसी जग में लिया, जग में से उसको तुमने कोई बर्तन में डाला, है ना, जिसको हम भगोनी बोलते हैं, उसमें डाला। तो वो किसकी शेप ले लेगा? भगोने की शेप ले लेगा। जग में था तो जग की शेप ले लेगा, बोतल में भरा तो बोतल की शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या है कि भैया दूध जो है अपना वो द्रव है, और द्रव का आकार क्या हो रहा है? बदल रहा है। जिस भी पात्र में उसको रखा जाता है वो उसी आकार को धारण कर लेता है। बट क्या तुमने अगर 1 लीटर दूध लिया था तो जग में 1 लीटर दूध तुमने लिया, और उस 1 लीटर दूध को जैसे ही तुमने बोतल में भरा तो क्या वो 2 लीटर हो जाएगा? क्या वो आधा लीटर हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आकार कैसा है? निश्चित। आकार कैसा है? निश्चित। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? ये देखना। चलो नेक्स्ट क्या है? इनके कण गति कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं यार। पानी भरा हुआ है, उसको ऐसे 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 मिक्स कर दो। उधर के कण इधर, इधर के कण उधर, ऊपर के कण नीचे, नीचे के कण ऊपर। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब द्रव जो होता है ना उसके कण क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। क्लियर है? अरे क्लियर है? एक बार देख लो, याद रखना, इनको कभी कभार पूछ लेते हैं। चलो आगे बात करते हैं। कौन बच गया अपना अब? थर्ड। थर्ड क्या है भैया? देखो ध्यान से। थर्ड है अपना गैस। ठीक है। ओहो, गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पॉइंट लिख देता हूँ पहले इसके। तो इनका आकार व आयतन
अनिश्चित होता है। तो पहला तो ये हो गया, इनका आकार व आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। सेकंड पॉइंट है अपना, इनके कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। कण कैसे होते हैं, इनके अत्यधिक दूर दूर होते हैं। थर्ड पॉइंट, इनके कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल, सॉरी बल, तुम्हें देख के बल याद आ गया मुझे, ठीक है। दुर्बल आकर्षण बल होता है। अरे क्लियर है, अरे बोलो ना। तो इनके कणों के मध्य क्या होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है। और फोर्थ पॉइंट है भैया, इनके कण तीव्र गति करते हैं। तो अगर मेरे को इनको डायग्राम के थ्रू समझाना होगा तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा कि भैया एक केस का कण ये रहा, एक 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 ये रहा। तो तुम यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर पाओगे कि इनके कण कैसे हैं भाई साहब, दूर दूर हैं। अच्छा, कण दूर दूर क्यों है, क्योंकि आकर्षण बल कम है। तो जहां पे भी आकर्षण बल कम होता है तो दूरियां बढ़ जाती है ना मेरे भाई, ठीक है। तो आकर्षण बल कमजोर होता है यहाँ पे, तो लिखा है मैंने यहाँ पे, इनके कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है। इनके कण कैसे होते हैं, अत्यधिक दूर दूर होते हैं। क्यों दूर दूर होते हैं, अरे आकर्षण बल ही कम है। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं। और एक बात, इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। तो सर आकार की बात तो समझ में आती है कि आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। आयतन का कैसे है मामला, तो मैं समझाता हूं, अभी ध्यान से सुनना। आकार तो देखो, गैस को जिस भी पात्र में हम भरते हैं, जैसे मान लो तुमने गैस को ट्यूब में भरा तो वो ट्यूब का आकार ले लेगा। गैस को बलून में भरा तुमने गुब्बारे में तो वो गुब्बारे का आकार ले लेगा। क्लियर है। गैस सिलेंडर में भरा तो वो क्या ले लेगा, गैस सिलेंडर का आकार ले लेगा। क्लियर है ना। बट आयतन के बारे में मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ, देखो ध्यान से, वो आकार का समझ में आया अपने को। आयतन का क्या है, देखो अपने पास गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर का है ना, हमने वाल खोल दिया, ठीक है। तो गैस सिलेंडर को थोड़ी सी देर वाल खोला हमने, फिर बंद कर दिया, तो उससे गैस तो थोड़ी सी निकली है। क्या पूरा गैस सिलेंडर खाली करा हमने, नहीं करा। थोड़ी सी गैस मान लो निकल गई, और वो थोड़ी सी गैस जो है वो पूरे कमरे में फैल लेती है। इसका मतलब क्या क्या है कि थोड़ी सी गैस जो है उसने पूरे कमरे के बराबर जगह घेर ली, तभी तो पूरे रूम में फैल गया। पूरे रूम में बदबू आ रही ना, उसकी स्मेल आ रही है ना, इसका मतलब क्या है कि पूरे रूम में फैल गई ना वो। तो स्थान घेरा नहीं घेरा उसने, घेरा ना स्थान। पहले कितना सा स्थान घेर रखा था, वो एक सिलेंडर के अंदर थी, और वो भी हमने पूरी नहीं निकाली। अब वो थोड़ी सी गैस जो निकली उसने सारे कमरे में, मतलब सारे कमरे में फैल गई, तो इतना सारा स्थान घेर लिया। इसका मतलब क्या है कि आयतन बढ़ गया। क्या बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि गैस जो है उसका आकार तो फिक्स नहीं है, साथ में आयतन भी फिक्स नहीं होता। थोड़ी सी गैस को तुम बहुत सारे एरिया में फैला सकते हो, आ रही है बात समझ में। और बहुत सारे एरिया की, बहुत सारे गैस को तुम थोड़े से एक बॉक्स में, है ना, उच्च दाब पे बंद भी कर सकते हो, ठीक है भैया। तो ये याद रखना। अच्छा एक और बात, इनके कण कण तीव्र गति करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मान लो उधर कोने में किसी ने भैया परफ्यूम लगाया चुन्नी में, क्या किया, परफ्यूम लगाया चुन्नी में, तो वहां से उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो तुरंत इधर तक आएगी। आहा, समझ में आ रही है बात। तो उधर से स्मेल तुरंत कहाँ तक आएगी, अपने तक आएगी। कहीं से आई, पैर थोड़ी चल के आई, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो वहां से कण जो है ना वो तीव्रता से गति कर रहे हैं, और तीव्रता से गति करके दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो गैस है। कौन सी अवस्था में है वो, गैसीय अवस्था में है। तो सिंपल सा फंडा है कि इनके कण जो है ना वो तीव्र गति करते हैं। क्लियर है, अरे भैया क्लियर है। अच्छा एग्जाम्पल तो मैंने बताया नहीं तुम्हें, तो एग्जाम्पल क्या ही बताना, देखो हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फलाना, ठीक है। और भी है जो है। अच्छा द्रव के उदाहरण अगर मैं तुमसे पूछूं, तो द्रव के उदाहरण क्या लिखोगे तुम, दूध। अच्छा और लिखोगे कुछ, पानी, मतलब जल, नीर, तरु, और क्या बोलते हैं इसको, और भी है एल्कोहल। देखो इनके चेहरे पे खुशी, ठीक है भैया, ये हो गया।
और क्या है अपना ठोस? ठोस के उदाहरण बताने की जरूरत है क्या? अरे भैया लकड़ी, लकड़ी, दीवार। ठीक है, दीवार मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, कि मैं आज भी फेंके हुए क्या बोलते हो, आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो दीवार हो गया, और भी मतलब ठीक है यार, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गए भैया। तो अपना ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। इन तीनों के बारे में हमने क्या कर ली, बात कर ली। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारी। देखो ध्यान से। हम्म, देखो इधर ध्यान से। एक नोट बता रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? कि दाब व ताप में परिवर्तन करके पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को, बहुत ही प्यारी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। भौतिक अवस्थाओं को एक दूसरे में, किसमें? एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्लियर है? देखो क्या बोला मैंने, कि अगर तुम पदार्थ के ताप और दाब में परिवर्तन करते हो तो भाई साहब उसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम, ध्यान से सुनना। अपने पास में ठोस है। क्या है अपने पास में बच्चों? ठोस। इसको तुमने ताता किया। ताता मतलब जानते हो ना? अरे गरम किया, गरम, हीट हीट। तो जैसे ही तुम ठोस को गर्म करोगे तो ठोस से क्या बनेगा भैया? द्रव बनेगा। अरे बोलो ना, क्या बनेगा? द्रव बनेगा, द्रव। अरे क्या बनेगा? द्रव बनेगा। और द्रव को जब तुम गर्म करते हो उसके बाद में क्या बनता है? गैस बनता है। क्या बनता है बच्चों? गैस बनता है। ठीक है। और गैस को अगर तुम ठंडा करते हो तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। और द्रव को अगर ठंडा करते हो तो क्या बनेगा? ठोस बनेगा। याद है? अरे बर्फ का एग्जाम्पल ले लो मेरे भाई। बर्फ है, बर्फ को गर्म करो, पानी बन जाएगी, मतलब पिघल जाएगी, है ना, द्रव अवस्था में आ जाएगी। फिर पानी को और गर्म करो, क्या बनेगी? भाप बन जाएगी उसकी, है ना, वाष्प अवस्था में चला जाएगा वो। अब जो जल वाष्प बनी उसको अगर तुम ठंडा करते हो तो वापस किस में कन्वर्ट होगा? वो द्रव में। और द्रव को और तुम ठंडा करते हो तो वापस किस में बदल जाएगा? वो बर्फ में। आ रही बात समझ में? यानी कि पानी को और ठंडा करते हो तो किस में बन जाए, किस में बदल जाएगा? वो बर्फ में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सब चेंजेज हो रहे हैं इनका नाम क्या है एक बार मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इधर देखो भैया, देखो, ठोस से द्रव बनना क्या कहलाता है पहले तो ये बता दो मुझे। इसको बोल सकते हैं हम गलन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? गलन। कैसे हो रहा है ये? जब इसको क्या कर रहे हो तुम? गर्म कर रहे हो। फिर द्रव से क्या बनेगा? गैस बनेगा। अरे बोलो ना, द्रव से गैस बनना क्या कहलाता है? वाष्पन। और वाष्पन कब हो रहा है? जब हम क्या कर रहे हैं? द्रव को गर्म कर रहे हैं। ठीक है। फिर गैस को तुमने क्या किया? ठंडा किया। गैस को ठंडा करने पर क्या मिला तुमको? बस द्रव मिला। और गैस का ठंडा होकर द्रव बनना क्या कहलाता है? संघनन। अरे काई कहलाता है? संघनन। संघनन कब होता है? जब हम क्या करते हैं? ठंडा। ठीक है। चलो भयंकर ठंडा नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, वो साइन बोर्ड पे लिखा होता है ना भयंकर ठंडा, फिर ऐसे उंगली लगा देते हैं वो, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। इधर 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 ध्यान दो इधर। द्रव को तुमने वो ठंडा किया तो क्या बना? ठोस। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोल सकते हैं हम हिमनन। हाँ हिमनन बोल सकते हैं। ठीक है ना। कब हो रहा है ये? जब हमने इसको क्या किया? और भी ठंडा किया। अरे क्लियर है? अरे बोलो ना। तो ये हो गया, देखो ये याद रखना टर्म। ठोस से द्रव में बदलना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गलन। द्रव का गैस में बदलना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वाष्पन। गैस का द्रव बनना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन। और द्रव से ठोस बनना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? हिमनन। ये टर्म्स याद रखना क्योंकि कभी कभी काम आ जाती है ना, तो फिर हम भूल जाते हैं तो उस टाइम पे। क्लियर है? अच्छा एक चीज मेरे को और बतानी है तुमसे, तुमको मतलब तुमसे क्या। देखो इधर क्या थी, ये कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, उनको जब हम ताता करते हैं मतलब गर्म करते हैं तो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। और जब उस गैस को हम ठंडा करते हैं तो वापस किस में बदल जाते हैं? ये ठोस में। इस गुण को क्या बोलते हैं पता है क्या? इस गुण को बोलते हैं उदर्वपातन। क्या बोलेंगे बच्चों? उदर्वपातन। यानी कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सखा,
ठोस का सीधा गैस में परिवर्तित होना काई कहलाता है? उदर्वपातन। कब होता है ये? जब तुम इसको क्या करते हो? गर्म। गैस को ठंडा करोगे तो ठोस बनेगा, इसको बोलते हैं, देखो शायद अवक्षेपण बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। कब होता है ये? जब इसको क्या करते हो तुम? ठंडा। अब ये टर्म जो है अवक्षेपण, अगर ये तुम्हें याद रहे नहीं रहे, मेरे को भी वैसे ढंग से इसका एकदम एग्जैक्ट इसको अवक्षेपण बोलते नहीं बोलते, इंग्लिश में इसको याद रख लेना तुम, डिपोजिशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। अच्छा, उदर को क्या बोलते हैं? टर्म अंग्रेजी वाली भी याद रखा करो, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको जब बच्चों? सब्लिमेशन। क्लियर है ना? तो ठोस का गैस में बदलना सीधा क्या कहलाता है? उदरूपातन। क्लियर है? और गैस से वापस ठंडा होकर ठोस बनता है डायरेक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। इसमें ये वाली टर्म मिसिंग है, देखो ध्यान से। क्लियर है ना? याद रखना। अच्छा, उदरूपातन करने वाले कुछ उदाहरण तुम मुझे बता सकते हो क्या? तो उदाहरण मैं बता देता हूँ तुम्हें, जैसे कपूर। भाई साहब, मैं उस कपूर की बात नहीं कर रहा, हाँ वही जो तुम सोच रहे हो, कपूर। कौन से कपूर की बात कर रहा हूँ मैं? वही जो बाबाओं के लगाते ना, व्हाइट कलर की आती है ऐसी छोटी सी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो वो कपूर की बात कर रहा हूँ मैं। इसको जब जलाते हैं तो ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गए अपना भैया नोट, मैंने बता दिया तुम्हें कि दाब और ताप में। अब यहाँ तो मैं ताप में परिवर्तन कर रहा हूँ, कुछ जगह तुम्हें दाब में भी परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है ना? वो केयर तुम पढ़ोगे आगे, तुम्हारे चैप्टर्स आएंगे तो वहाँ पे कि कुछ गैसेस ऐसी होती है जिनको ठंडा करने पर वो द्रव अवस्था में बदल तो जाती है, लेकिन एक निश्चित दाब के बाद में ही। ठीक है ना? उसकी बात आएगी फिर वो, तो वहाँ पे देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो भैया इसको देख लो एक बार फटाफट से। ये बच्चे गायब कैसे हैं भैया? तुम्हारे मित्र आए नहीं अभी तक? मित्रों को बोलो कि भैया कल टेस्ट है, और कल टेस्ट है तो आना तो पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? चलो 1 मिनट, आता हूँ मैं वापस। 1 मिनट। चलो भाई, आ जाते हैं तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो तो यहाँ तक क्लियर है अपना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखना। अब अपना चलेगा रासायनिक वर्गीकरण। क्या चलेगा अपना? रासायनिक वर्गीकरण। क्लियर है? तो रासायनिक वर्गीकरण अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे बात करेंगे
शुद्ध पदार्थ, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रेम से प्योर मैटर। ये वो वाला मैटर नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं कि देख भाई, बंदे लोगों को फोन कर दे मैटर हो गया है समझ में आ रही है बात। प्योर मैटर मतलब, मैटर मतलब पदार्थ होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो भैया शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम, क्या बात कर रहा हूं मैं, भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। समझ में आई क्या बात? देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। देखो क्या लिखा हुआ है, वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा, किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा, भौतिक प्रक्रम का मतलब क्या है कि उसको तुम तोड़ो, पीटो, काटो, थप्पड़ दो, हाँ मतलब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, काटो पीटो, छान लो, है ना, गर्म कर लो, ठंडा कर लो, बहुत ज्यादा ठंडा कर लो, बहुत ज्यादा गर्म कर लो आ रही है बात समझ में? तो वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास सोना है तो नहीं, इधर दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, सोना है मेरे पास, ठीक है, गोल्ड, क्लियर ना, नहीं है पर बोल रहा हूँ कि है, मान लेते हैं। तो सोने को तुम कितना ही गर्म कर लो, कितना ही ठंडा कर लो, उसको काट लो, पीट लो, क्या वो चांदी बन जाएगा क्या? क्या वो लोहा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। इसका मतलब सोना क्या है, एक शुद्ध पदार्थ। आ रही है बात समझ में? पानी को कितने गर्म कर लो, जलवाष्प बन जाएगी, पर फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा ना, है तो पानी वो भी। बर्फ बना दो उसको ठंडा करके, पर है तो वो भी पानी, फॉर्मूला तो क्या है उसका, H2O ही है तो पानी वो भी। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब वह पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे हम शुद्ध पदार्थ। अब बात आती है शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है ना। मतलब शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है अपना, पहला क्या है अपना, देखो इधर ध्यान से, पहला है अपना भैया, तो चलो यार मैं लिख ही देता हूँ रे, आलस, आलस बुरी बात है, चलो। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो शुद्ध पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब कौन कौन से हैं, तो पहला होता है प्यारे बच्चों तत्व। फर्स्ट क्या है अपना, तत्व है। ऐसे आता है ना वो, ओके, वंडरफुल, है वंडरफुल। और दूसरा क्या है अपना, यौगिक। दूसरा क्या है अपना, यौगिक। तो हम बात करेंगे अब तत्व और यौगिक के बारे में, है ना, दोनों क्या चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। मैंने तुमसे कहा था, देखो इधर, तत्व क्या होता है, तत्व उसको बोलते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आ रही है बात समझ में? यानी कि वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो पदार्थ
जो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं बच्चों? उनको सीधा सीधा हम बोल देंगे तत्व। क्या बोल देंगे? तत्व बोल देंगे। एग्जाम्पल समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे H2, क्लियर है? O2, O3, P4, ठीक है, S8। अब मैं लिख रहा हूं यहां लोहा, चांदी, सोना, ये सब के सब जो है ना, ये क्या है? तत्व है भाई साहब। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, फास्फोरस, सल्फर, लोहा, चांदी, सोना, सबके सब क्या है? ये तत्व है। क्यों? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने। देखो, दोनों परमाणु सेम है, दोनों परमाणु सेम है, तीनों परमाणु सेम, चारों परमाणु सेम, आठों के आठों परमाणु सेम। तुम बोलोगे सर लोहे में, भैया लोहे की टेबल है तो लोहे के परमाणु है ना उसमें। ऐसा तो नहीं कि लोहे के बीच बीच में चांदी आ रही है, और अगर ऐसा होता तो फिर लोहे के बीच बीच में छेद हो जाते, क्योंकि लोग चांदी को तो ले जाते ना उखाड़ के। मजाक कर रहा हूँ, चलो छोड़ो। तो लोहा, चांदी, सोना, ये सबके सब क्या है? तत्व है। और मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो आवर्त सारणी तुमने देखी होगी, उसमें जितने भी तुम पढ़ते हो ना वो सारे के सारे क्या है? तत्व है। समझ में आ रही है बात? तो आवर्त सारणी में जो भी पदार्थ तुम देखते हो सारे के सारे क्या है भैया? तत्व है। क्लियर है? तो वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तत्व बोला जाता है। आगे देखो, अब तुम यौगिक के बारे में बात करते हैं। तो यौगिक क्या है? देखो ध्यान से, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न परमाणु, दिखाई दे रहा है ना यहां तक? ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न परमाणु रासायनिक, या ऐसा बोल दूं मैं अगर, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, संयोजित होते हैं, तो यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। देखो ध्यान से, जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न परमाणु निश्चित, या भिन्न भिन्न परमाणु की जगह तुम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो कि जब दो या दो से अधिक, क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि जब दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है ना, भिन्न भिन्न परमाणु की जगह क्या बोल सकते हैं हम? तत्व बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं तो किसका निर्माण होता है बच्चों? यौगिक का निर्माण होता है। अरे बोलो ना, किसका निर्माण होता है? यौगिक का। उदाहरण देखना यार, ओ भैया देखो, पानी, जल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ठीक है। यूरिया का फार्मूला पता है क्या तुम्हें? अरे यूरिया का फार्मूला पता है क्या? यूरिया NH2CO, NH2 मतलब कि NH2CO NH2 यूरिया। देखो ध्यान से, यहां पे तुम देखोगे ना, ये पानी का सूत्र है, और पानी में कौन कौन से तत्व हैं? एक तो हाइड्रोजन है और एक कौन है? ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है ना वो फिक्स होता है यहाँ पे। मतलब कैसे, समझने की कोशिश करना, आगे नियम आएगा अपने, फिलहाल देख लो तुम यहाँ पे। एक हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है? एक होता है, तो दो का कितना हो जाएगा? दो। एक ऑक्सीजन परमाणु है यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन परमाणु का भार कितना होता है? 16, मतलब परमाणु भार की बात कर रहा हूं मैं। तो 2:16 है। जब इसको तुम 2 से काटोगे तो कितना आएगा? 1:8। इसका मतलब पानी जो है ना, पानी जो है, जल जो है, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात ऑलवेज 1:8 मिलेगा तुम्हें। भले ही तुम पानी कहीं से भी लाओ, तुम पानी नदी से लाओ, तुम पानी बूंदी के नाले से लाओ, ठीक है, तुम पानी समुद्र से लाओ, तुम पानी बारिश से लाओ, तुम मंगल पे जाके पानी इकट्ठा कर लो। समझ में आ रही है बात? तुम कहीं से भी पानी को लेके आओ, पानी का सूत्र तो यही रहेगा ना। और अगर पानी का सूत्र यही रहेगा तो द्रव्यमान का अनुपात भी क्या रहेगा? यही रहेगा। इसीलिए इसने ये बोला कि तत्व निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रासायनिक रूप से क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। उन्हें क्या बोल देते हैं हम? यौगिक।
ठीक है, तो तत्व तो समझ में आया। जो आवर्त सारणी में पढ़ते हो सब के सब क्या है, तत्व, जिनमें एक प्रकार के तुम्हें क्या दिख जाए, यहाँ पे परमाणु दिख जाए या फिर ऐसे नाम दिख जाए, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, जिंक, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, फलाना जो भी है, मतलब सब, वो सब के सब क्या है, तत्व है। ठीक है ना। तत्व को एलिमेंट्स बोलते हैं यार, ये भी याद रख लिया करो। छोटी छोटी टर्म्स हैं पर याद रखा करो। यौगिक को क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट। अब यौगिक कौन से होते हैं, जिनके फॉर्मूले तुम्हें आसानी से याद नहीं होते ना, वो सारे के सारे यौगिक ही होते हैं यार, ये बात समझ में। जैसे कि यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, वो सब के सब तो समझ जाना। आप ध्यान से देख लो इसको एक बार, और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसे। समझ में आ रही है बात। चलो देखो इसको फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हारे भैया। हाँ भैया, ओ भैया, समझ में आ रहा है ना मामला सारा। चलो, कमेंट करके बता देना मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना। मैं कमेंट्स ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पे पटलाया कोई नहीं करेगा। ठीक है, देखिए, कमेंट्स ऑन तो है। हाँ, ऑन तो आ रहे हैं कमेंट्स, ऑन ही हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट, 1 मिनट, मैं 1 मिनट देख रहा हूँ इसको। कमेंट्स तो ऑन नहीं है तुम्हारे, वाई। मैंने कर तो रखे हैं ऑन। 1 मिनट में फिर से देख रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा, 1 मिनट का बस, 1 मिनट का वेट बस। ओके। हाँ, अब ठीक है, तो बता देना मुझे सही चल रहा है या नहीं चल रहा, फटाफट से बता दो भैया। तुम्हारे चैट का ऑप्शन आया नहीं आया। चलो देखो, अब ध्यान से इधर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, ध्यान से देखते जाना। सब ओके हैं, ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये हो गया अपना शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ जो है भैया, उसको हमने कितने भागों में वर्गीकृत किया, 2 भागों में। कौन कौन से में, तत्व में, और दूसरा कौन सा है अपना, यौगिक। तो तत्व क्या होता है अपना, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम तत्व बोलते हैं। और यौगिक किसको बोलते हैं, कि जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं, तो यौगिक का निर्माण होता है, जैसे कि H2O, CO2, यूरिया। ठीक है, करेक्ट है। और क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब। चलो, अच्छा हाँ, मैंने तुम्हें कुछ ये बताया था कि जो तत्व होता है, तत्व, इसको फिर से हम 3 भागों में बांटते थे। किस किस में बांटते थे, एक तो होता है अपना धातु, दूसरा क्या होता है अपना अधातु, और तीसरा क्या होता था अपना
उपधातु। ठीक है, तो ऐसे इनके बारे में मैं लिख नहीं रहा, एक बार देख लो तुम ऐसे ही। धातु क्या होते हैं? धातु कि भैया जो विद्युत धारा और उष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं, उनको धातु बोलते हैं, है ना। धातु कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं धातु? चमकदार होते हैं। और ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या है? मतलब इनको पीट पीट के ना ऐसे पतली चद्दर में ना बदला जा सकता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, चमकदार होते ही हैं, तो ये धातुओं के गुण हैं। और भी गुण है कि धातु को खींच के तार बनाया जा सकता है। क्लियर है ना? तो ये धातु के गुण है। अधातु क्या होती है कि भैया जो विद्युत धारा की और उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? अधातु बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं उसको? हम अधातु बोलते हैं। क्लियर है ना? अरे उसको क्या बोलते हैं हम? अधातु बोलते हैं। ठीक है, और अधातु जो होती है वो चमकदार नहीं होती है। कुछ अपवाद है, मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, अधातुओं के अंदर पीट पीट के चद्दर नहीं, अधातुओं को पीट पीट कर चद्दर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास क्या है? पत्थर है। मैं इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। पत्थर कार्बन है, कार्बन। कार्बन ऐसे ले लो, तो कोयला है तुम्हारे पास, कोयले को पीटो, क्या चद्दर बनेगी? क्या कोयले की? नहीं बनेगी ना, कोयला चूरा हो जाएगा उसका। ठीक है, तो अधातु जो होती है उसको पीट के हम चद्दर नहीं बना सकते, खींच के हम इसका तार नहीं बना सकते। उपधातु जो होती है ना, तो ये बीच में है, धातु और अधातु के बीच में। क्लियर है ना? क्लियर है भैया? तो उपधातु में धातु और अधातु के दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। जैसे सिलिकॉन का नाम हमने सुना होगा, उसको हम उपधातु बोलते हैं। ठीक है, उपधातु जो होती है वो कम तापमान पे तो उष्मा की कुचालक होती है, लेकिन जब तापमान बढ़ाते हैं हम तो ये उष्मा की सॉरी कम तापमान पे तो ये विद्युत धारा की क्या होती है? कुचालक होती है। लेकिन जब तापमान बढ़ाते हैं ना, तो ये विद्युत धारा की क्या हो जाती है भैया? चालक हो जाती है। ठीक है, अधातु में कुछ अपवाद है। कौन कौन से अपवाद है? जैसे कि ग्रेफाइट 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 जो होता है, ग्रेफाइट ये कार्बन का एक अपरूप है। और जो ग्रेफाइट होता है ना बच्चों, ये विद्युत धारा का चालक होता है। पेंसिल के अंदर आता है ना बीच में, वो क्या है? ग्रेफाइट है। और ये विद्युत धारा का क्या होता है? चालक होता है। क्लियर है? और आयोडीन है अपना, आयोडीन। तो वैसे तो अधातु है जो ये चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन कैसा होता है? चमकदार होता है। तो ये अपवाद है, याद रखना है ऐसे, मतलब देख लो थोड़ा सा। फिर मैंने बताया था यौगिक जो है इसको भी दो भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन से में बांटते थे यौगिक को हम? यौगिक को हम बांटते हैं, एक तो होता है अपना कार्बनिक यौगिक, और दूसरा अपना कौन सा होता है? अकार्बनिक यौगिक। क्लियर है ना? कार्बनिक यौगिक जो है ये मुख्यतः क्या मतलब किससे मिलकर बने होते हैं? ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, इनके अंदर कार्बन की चेन होती है। किसकी चेन होती है? कार्बन की चेन होती है। तो वो सारे के सारे कार्बनिक है। जो कार्बनिक नहीं होते वो सारे के सारे क्या होते हैं? अकार्बनिक होते हैं, याद रखना। कार्बनिक यौगिक का उदाहरण दूं मैं तो CH4 है ना, ग्लूकोज हो गया। और मैं तुम्हें ऐसे बता दूं कि जितने भी जो जीव होते हैं प्रकृति में, उन सबके अंदर क्या पाया जाता है भैया? कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। जैसे कि जो अपना प्लांट्स है उनमें सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है ना, गिलेटिन जो भी है वो सब होता है, मतलब सेकेराइड वगैरह वगैरह जो भी है, वो सब के सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। 10th में क्लास में तुमने जो 4th चैप्टर पढ़ा था, है ना, 10th क्लास में जो 4th चैप्टर पढ़ा था, उसमें सारे के सारे यौगिक जो भी तुमने पढ़े थे वो सारे के सारे क्या है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसके अंदर मिलते हैं? जीवों में। किसमें मिलते हैं? जीवों में, है ना। क्लियर है? अकार्बनिक कौन से हो गए? जैसे कि H2SO4 हो गया, अकार्बनिक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड में से मत बोलना सर कार्बन है, तो भैया जनरली कार्बनिक यौगिक जो है उसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, याद रखना। CO2 नहीं है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं जैसे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये भी अकार्बनिक है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई पूछेगा नहीं तुमसे। आगे बढ़ते हैं अब अपने चैप्टर की ओर। तो अपना शुद्ध पदार्थ हो गया, अब हम बात करेंगे मिश्रण की। तो दूसरा जो वर्गीकरण किया था हमने रासायनिक आधार पर, वो था बच्चों मिश्रण। मिश्रण जो है इसको बोलते हैं हम मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है ना? अच्छा सर कल कितने बजे आना है? 1 बजे ही। 1 बजे ही? कौन सी क्लास है भैया? नीट वालों को, JEE वालों को 1 बजे ही आना है। हाँ बिल्कुल 1 बजे आना है, बिल्कुल।
ठीक है ना। चलो फटाफट देखते जाओ इधर, बातें नहीं, इधर देखो। अरे लोग गायब हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो तुम ध्यान से। मिश्रण, मिश्रण क्या होता है देखो ध्यान से। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इसकी परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को, किसको, शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, मिश्रण का निर्माण होता है। क्लियर है ना। तो जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना भाई साहब, जल में चीनी, चीनी मतलब जानते हो ना, चीनी मतलब शुगर, शक्कर, ठीक है। जल में एल्कोहल, क्लियर है, ठीक। दूध में चाय पत्ती, ओ भैया, दूध में क्या, चाय पत्ती। ये सब किसके उदाहरण है, मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक टर्म आई किसी भी अनुपात में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि भैया जैसे मान लो तुमने शिकंजी बनाई तो शिकंजी में क्या मिलाओगे तुम, चीनी डालोगे, नींबू भी डालोगे, ठीक है ना। चलो नींबू तो डल गया। अब किसी को मीठा ज्यादा पसंद है, किसी को मीठा ज्यादा पसंद है तो हो सकता है एक गिलास में वो 2 चम्मच शक्कर डाल ले। किसी को मीठा कम पसंद है तो वो एक गिलास में 1 चम्मच शक्कर डाल ले। ऐसा कोई फिक्स है क्या कि शिकंजी बनाइए तो एक गिलास के अंदर 1 ही चम्मच शक्कर डलेगी या 2 ही डलेगी, फिक्स नहीं है ना, अपने हिसाब से हम डाल लेंगे। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब ये है कि किसी भी अनुपात में तुम यहाँ पे शुद्ध पदार्थों को क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, कोई फिक्स नहीं है भैया, अपने हिसाब से कर लेंगे सब। तो जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो भैया किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। अरे किसका निर्माण होता है, मिश्रण का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखो, जल में चीनी, जल में एल्कोहल, दूध में चाय पत्ती। हवा क्या है, एक मिश्रण है। हवा क्या है, एक मिश्रण है। क्यों, बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है ना। हवा में धुआं या धुएं के कण या कार्बन के कण वो भी क्या है, या धूल के कण वो भी क्या है, एक मिश्रण है। दूध में चाय पत्ती क्या है, मिश्रण है, ठीक है ना। गेहूं में कंकड़ क्या है, मिश्रण है। ये जो धूल है अपने मिट्टी है वो भी मिश्रण है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिली हुई है। तो ये सबका सब क्या है, एक मिश्रण है। क्लियर है। आगे देखो, अब मिश्रण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण, इज ऑल मेटल मेलेबल, या ऑल मेटल्स आर मेलेबल। बस कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तो उनको इजीली भैया पीट नहीं सकते, पीट के इजीली उनकी चद्दर नहीं बना सकते तुम। फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन हो गया, ठीक है ना, बहुत हार्ड होता है। मेलेबल तो सारे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कैसा शक है, मेलेबल तो सब होते हैं भैया। बस हो सकता है कि किसी को मतलब चद्दर बनाने के लिए, किसी की मेलेबिलिटी के लिए उसको काफी ज्यादा, है ना, कार्रवाई की जरूरत पड़े, है ना, क्योंकि हार्ड होते हैं ना कुछ मेटल्स काफी ज्यादा, वही है। तो जल में चीनी, जल में एल्कोहल, दूध में चाय पत्ती। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मिश्रण के प्रकार, है ना। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला समांगी मिश्रण, अरे कौन सा, समांगी मिश्रण। और दूसरा कौन सा है, बड़ा मांगी, ना 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 ना, विषमांगी। मांगी नाम होता है ना गाँव में, देखा है मैंने, अब तो खैर रखते नहीं है। चलो देखो इधर, 2 प्रकार के मिश्रण, मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो समांगी मिश्रण होते हैं और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण कौन सा है और विषमांगी मिश्रण कौन से होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो एक बार इसको फटाफट से तुम एसेस ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो देखते हैं आगे, देखना भैया।
ओ भैया, 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 ओ भैया, ध्यान से देखना। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है अपना समांगी मिश्रण। अच्छा, इनके इंग्लिश में भी नाम याद रखा करो यार तुम। इसको बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा होता है अपना विषमांगी मिश्रण। नींद तो नहीं आने लग गई तुम्हें? नींद आ रही तो पानी वानी पी लो फटाफट से। विषमांगी मिश्रण इसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस। अरे क्या बोलते हैं बच्चों? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो दो मिश्रण कौन कौन से हो गए अपने? एक तो हो गया समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा कौन सा हो गया? विषमांगी मिश्रण हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब क्या होते हैं ये, तो ध्यान से देखना। समांगी मिश्रण की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो वह मिश्रण जिसमें घटक सभी जगह समान संगठन में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए देखो तुम ध्यान से कि जैसे अपने पास में ये क्या है, ये कोई बर्तन है, इसके अंदर ये क्या भर रखा है हमने? पानी भर रखा है भैया। क्या भर रखा है? पानी भर रखा है। और इस पानी के अंदर हम जो है एक चम्मच लेके क्या डाल रहे हैं? यहाँ से चीनी। क्या डाल रहे हैं? चीनी। तो चीनी हमने पानी में डाली। अब जैसे ही हम चीनी को पानी में डालेंगे तो चीनी जो है पानी में सब जगह घुल जाएगी या नहीं घुल जाएगी? चीनी जो है पानी में सब जगह घुल जाएगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम यहाँ से पानी को पी रहे हो तो मीठा लग रहा है और यहाँ से पानी को पी रहे हो तो तीखा लग रहा है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीनी है वो पानी में सब जगह समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सब जगह समान रूप से वितरित हो गई या घुल गई। क्लियर है बात? यानी कि वह मिश्रण जिसमें घटक या मिश्रण के घटक सभी जगह समान संगठन में उपस्थित होते हैं, मतलब उनकी मात्रा जो है ना सभी जगह कैसी होती है? सेम होती है, एक जैसी होती है। आ रही है बात समझ में? उसको क्या बोलते हैं हम? समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे जल में चीनी हो गई, ये क्या था अपना? जल। इसका और पॉइंट में ऐसा लिख सकता हूं कि घटक पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं बच्चों? घुल जाते हैं। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि घटकों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। देखो चीनी पूरी तरह से घुल गई, एक तो ये क्लियर है। और जो घटक है ना उनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब क्या है कि चीनी घुल गई तो पानी में चीनी घुलने के बाद में तुम्हें दिख रही है क्या चीनी की? देखो भैया वो चीनी जा रही, मतलब शक्कर जा रही, नहीं दिखती ना। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से घुल गई। तो चीनी के कण अब अपने को दिखाई नहीं देंगे। ऐसे भी दिखाई नहीं देंगे या फिर तुम कोई माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे तो भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। और जैसे गाँव में लेने जाते हैं ना, पहले गुण लेने जाते हैं सबसे पहले, है ना? या फिर दुल्हन जाती है तो फिर उसको दुल्हन के भाई वगैरह आते हैं उसको लेने एक दो दिन बाद, है ना? तो ब्याहने जो होती है, ब्याहने वो क्या करती हैं कि ऐसे पानी जो होता है ना उसके अंदर नमक डाल लाती है। तो अब देख के तो पता ही नहीं चलेगा कि नमक है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि नमक को पानी में घोलते हैं तो कौन सा मिश्रण बनता है? समांगी मिश्रण। तो उनको आंखों से देख नहीं सकते अलग अलग कि नमक घुल रहा है। जब पानी को पी लेते हैं हम उसके बाद में पता चलता है कि भाई ब्याहना ने चोट कर दी। आई बात समझ में? ब्याहना ने कहीं कर दी, चोट कर दी। समझ में आई ना बात? यानी कि घटक जो है ना, पदार्थ जो है इस मिश्रण के, वो पूरी तरह से एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। और घटकों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। घटकों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। ठीक है ना भैया? चलो उदाहरण बता दो मुझे। उदाहरण उदाहरण बता दो। हवा। नहीं नहीं नहीं, हवा जो है ना
उसको हम समांगी मिश्रण नहीं बोलेंगे बेटा। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हवा के अंदर धूल के कण भी तो है, धुएं के कण भी तो है, कार्बन के पार्टिकल्स भी तो है। इसका मतलब हवा एक समांगी मिश्रण नहीं है। बट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो शुद्ध गैसें हैं ना, मतलब गैसों गैसों का मिश्रण, तो गैसों का जो मिश्रण है उसको क्या बोलोगे तुम? एक समांगी मिश्रण बोलोगे आराम से। ठीक है, जल में एल्कोहल, ठीक, जल में चीनी या जल में नमक, ये सब किस प्रकार के उदाहरण है एक समांगी मिश्रण के। और भी एक दो चीजें याद रखना। देखो क्या, जैसे कि अगर मैं बात करूं भाई साहब, यहां पे इधर लिख रहा हूं मैं उदाहरण, मिश्र धातुएं, ठीक है ना। मिश्र धातुएं क्या है? एक समांगी मिश्रण है। ये मैंने इतनी बार बताया है और मैं बताता रहता हूं और बताता रहूंगा। 12th वालों को बताया मैंने उनके फर्स्ट चैप्टर में, उसके बाद भी यही मिस्टेक कर रहे हैं कि एक मिश्रण नहीं, मतलब ये मिश्र धातुओं को वो एक समांगी मिश्रण नहीं बता रहे। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या है? एक समांगी मिश्रण है। क्या है? एक समांगी मिश्रण है, मिश्र धातु है। मिश्र धातु जानते हो ना तुम? अलॉय का नाम तो सुना होगा, अलॉय व्हील का नाम तो सुना होगा, है ना। अलॉय का नाम सुनते अलॉय व्हील याद आता है ना। तो वो जो अलॉय है ना, अलॉय वो क्या है? एक मिश्र धातु है। यानी कि जब दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण बनाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? मिश्र धातुओं का निर्माण होता है। तो भैया वो धातुओं का समांगी मिश्रण ही मिश्र धातु है। इसका मतलब मिश्र धातु किसका उदाहरण है? एक समांगी मिश्रण का। अब बात करेंगे हम किसके बारे में? विषमांगी मिश्रण के बारे में। तो ध्यान से देखना, इसका परिभाषा लिख रहा हूं मैं, है ना। मिश्रण में घटकों का संगठन एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अरे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, नींद मत लाओ, नींद मत लाओ, बस 5-7 मिनट की बात हो रही है, ठीक है ना। 5-7 मिनट की बात हो रही है। देखो इधर, देखो मिश्रण में घटकों का संगठन एक समान नहीं होता। देखो ध्यान से, ये पानी है। अरे क्या है? पानी है। जल, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। और इसके अंदर तुमने क्या पटक दी? रेत। अब मुझे एक बात बताओ, तुम जब पानी में रेत को पटकोगे तो रेत घुल जाएगी? अरे बोलो ना, क्या रेत घुल जाएगी? नहीं घुलेगी। रेत पहले थोड़ी बहुत कण ऊपर रहेंगे और थोड़े टाइम बाद रेत यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? पेंदे में जाके बैठ जाएगी, ऐसे ऐसे इकट्ठी हो जाएगी। भाई साहब, ओ भैया इधर देख ले ध्यान से, बेटा आयुष इधर देख ले, ये ऐसे है ना, इकट्ठी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इधर तो रेत है ही नहीं, इधर रेत है। इसका मतलब यहाँ पे जो संगठन है ना वो एक समान नहीं है। इधर रेत नहीं है, इधर रेत है। तो क्या रेत सब जगह एक जैसी है? नहीं है। सब जगह एक रेत जो है एक समान रूप से वितरित नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे तुम? विषमांगी मिश्रण बोलोगे भाई साहब। अरे क्या बोल दोगे इसको? विषमांगी मिश्रण बोल दोगे। क्लियर है? और उदाहरण बता दो मुझे तुम विषमांगी मिश्रण के। जैसे गेहूं में कंकड़, है ना, गेहूं में कंकड़, दूध में चाय पत्ती। अरे दूध में कौन सी पत्ती? चाय पत्ती। हवा, हवा एक विषमांगी मिश्रण है, याद रखना। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, दूध खुद एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है ना। वैसे तुम्हारे लिए चैप्टर हटा दिया, 12th में आता था पहले कोलाइडी विलियन करके, तो उसमें तो दूध एक विषमांगी मिश्रण है, ऐसा थोड़ा सा बस ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा एक बात और मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे विषमांगी मिश्रण के लिए, क्या कि घटक घुलते नहीं है। तो घटक एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुलते नहीं है यहाँ पे, है ना। और घटकों को अलग अलग, ओ भैया कैसे अलग अलग देखा जा सकता है, अलग अलग देखा जा सकता है। देखो यहाँ पे रेत को अलग अलग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? देख पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि भैया ये विषमांगी मिश्रण है। क्यों? अरे भैया विषमांगी मिश्रण है, उसमें घटकों को हम क्या क्या देख कर सकते हैं? अलग अलग देख सकते हैं। क्यों अलग अलग देख सकते हैं? क्योंकि घुलते ही नहीं है ना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो नोट कर लो इसको फटाफट, एसएस ले लो इसका। हाँ भाई क्या बोल रहा है राजेंद्र सैनी? सर नींद नहीं आ रही है।
ठीक है, नींद नहीं आ रही है। आई एम ओमेंद्रा। अच्छा ओमेंद्रा, ओके ओमेंद्रा। हाँ सर, सर धूल के कणों में, भैया धूल के कणों में नहीं, धूल के कण होते हैं हवा के अंदर, ठीक है ना। शॉर्ट किंग, गालूगाज, क्या है भैया गालूगाज? नहीं, नींद नहीं आ रही। और कल टेस्ट हैं, हाँ कल टेस्ट हैं, हाँ और कल टेस्ट हैं, ओके टेस्ट हैं, बिल्कुल टेस्ट हैं। सर पानी में तेल कौन सा मिश्रण है? भैया पानी में तेल, पानी में तेल, पानी में तेल कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण, क्योंकि पानी और तेल एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। सर 10 बजे तक पढ़ाओ, ठीक है भैया, हाँ 10-15 मिनट और है, पढ़ाएंगे 10 बजे तक पढ़ाएंगे बेटा, 10 बजे तक पढ़ाएंगे। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो कुछ बातें अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, बहुत ही प्यारी प्यारी। इसका एसेस ले लिया तुमने, अब लास्ट कर मैं द एंड कर रहा हूँ भैया इसका, है ना, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि ठीक है, ज़्यादा लंबी स्ट्रीम नहीं करेंगे। एक चीज़ बहुत ही प्यारी मैं नोट डाल के तुम्हें बता रहा हूँ, क्या कि भौतिक विधियाँ जैसे बीनना, क्या बोला मैंने? बीनना, छान कर, उदरपातन, ठीक है, भौतिक विधियां जैसे बीनना, छान कर, उदरपातन, और क्या होता है अपना वो क्या बोलते हैं उसको, संगनन, अरे संगनन नहीं रे, डिस्टिलेशन होता है ना, डिस्टिलेशन, आसवन, आसवन, आसवन है ना, आसवन आदि द्वारा मिश्रण के घटकों को अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, ठीक है। देखो कैसे उदाहरण की सहायता से मैं समझा रहा हूं तुम्हें, ध्यान से देखना। भौतिक विधियां जैसे बीनना हो गया, छान कर हो गया, है ना, उदरपातन हो गया, आसवन हो गया, इन विधियों के द्वारा हम मिश्रण के घटकों को क्या कर सकते हैं बच्चों? अलग अलग कर सकते हैं, है ना। एक और लिख लेना इसमें, वाष्पन, वाष्पन भी यूज में ले सकते हैं। मैं कुछ समझा रहा हूँ तुम्हें, जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे लिखाऊंगा कुछ नहीं, बस समझा रहा हूँ, है ना, क्योंकि पूछेंगे नहीं कोई तुमसे, पर फिर भी याद होना चाहिए। बीनना, जैसे भैया गेहूं है, गेहूं, तो गेहूं में क्या है? कंकड़ है। अब गेहूं में जो कंकड़ होते हैं उनको गांव में तुमने देखा होगा कि मम्मी वगैरह बैठती है ऐसे, है ना, और साथ में पड़ोसी एक दो मोहल्ले की अपनी काकी काकियां जिनको हम बोलते हैं वो भी बैठी होती है, और पटलाएं चलती रहती हैं उनकी, माँ को छोरो तो वहाँ पड़े चे, और वो गेहूं में से क्या निकालती जाती है? कंकड़ निकालती जाती है ऐसे, हैं माँ को छोरो तो वहाँ। समझ में आई ये बात? तो वो क्या कर रही है? बीनना ही तो है वो, ठीक है। पर बीनना वाला प्रोसेस या ये विधि हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब, अरे भैया बताएंगे आसवन विधि, रुक जा रुक जा। बीनना, बीनना विधि तभी तुम यूज में ले सकते हो जब एक तो विषमांगी मिश्रण हो, ठीक है, और मिश्रण के जो कण है ना वो थोड़े बड़े हो। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अगर मिश्रण विषमांगी नहीं है तो तुम घटकों को अलग अलग देख ही नहीं पा रहे, और घटकों को अगर तुम अलग अलग देख नहीं पा रहे हो तो कहीं फूल नामा अलग करेगा भगवान है? कैसे अलग करोगे उनको? आ रही है बात समझ में? इसका मतलब गेहूं में कंकड़ दिखते हैं आसानी से, तो गेहूं है ऐसे, ये गेहूं है ना, और इनमें क्या पड़े हुए हैं? ये कंकड़ पड़े हुए हैं, तो कंकड़ को हम ऐसे बीन बीन कर क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो ये हो गई बीनना, मिश्रण को तुमने अलग किया भैया यहाँ पे, है ना, मिश्रण के घटकों को अलग कर लिया। दूसरा क्या है अपना? छान कर, छान कर वाली विधि भी तभी प्रयोग में ली जाती है तब अपना मिश्रण कैसा हो बच्चों? विषमांगी हो। कैसा मिश्रण हो अपना? विषमांगी हो। अरे कैसा मिश्रण हो अपना? विषमांगी मिश्रण हो। जैसे जो चाय पत्ती होती है उसको दूध में से मतलब चाय में से कैसे अलग करते हैं? हम छान कर ही करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बीन बीन कर अलग कर रहे हैं, नहीं कर पाएंगे ना। तो जब पदार्थ के कण छोटे होते हैं और विषमांगी मिश्रण है और पदार्थों के कण मतलब घटकों के कण छोटे हैं, तो फिर उनको हम कैसे अलग कर लेते हैं? छान कर अलग कर लेते हैं। कैसे अलग कर लेते हैं उनको? हम छान कर अलग कर लेते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। चाय पत्ती को कैसे अलग करेंगे? छान कर अलग करेंगे।
है ना, आटा होता है तो आटे में जो भी वो भूसा निकलता है उसको कैसे अलग करते हैं, छलनी से छान के अलग करते हैं ना हम, तो वो छान कर विधि हो गई। ठीक है भैया। तीसरा वाला देखो तुम, उदरवपातन। उदरवपातन, तो अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले तुम्हें ये बताया था उदरपातन के बारे में कि भैया जो ठोस होता है, कुछ कुछ ठोस होते हैं, उनको जब ताता करते हैं तो सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में, और ठंडे होके वापस किस में बदल जाते हैं, ठोस में। तो गर्म करने पर गैस में बदल जाते हैं, ठंडा होने पर किस में बदल जाते हैं, वापस से ठोस में बदल जाते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं हम, उदरवपातन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, उदरवपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदरवपातन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से यहाँ पे भैया, मेरे बड़े भैया कन्हैया, इधर देखो, ये तुम्हारे पास में कटोरा है, भगवान करे ना है, क्या है, कटोरा है। इसके अंदर धूल के कण हैं, मतलब मिट्टी है, और मिट्टी में ना कपूर मिली हुई है। मिट्टी में क्या मिली हुई है, कपूर, कपूर। ठीक है, उसको नेप्थलीन, नेप्थलीन भी बोल सकते हैं वैसे। तो कपूर है, तो ये मिश्रण है यहाँ पे। अरे कौन है, मिश्रण है, और मिश्रण के अंदर कौन है, कपूर। तो ये कपूर व धूल का मिश्रण है भैया। अब हम क्या करते हैं कि इस कटोरे के ऊपर यहाँ पे लगा देते हैं एक, है ना, प्लेट। क्या लगा देंगे यहाँ पे, इसके ऊपर एक प्लेट लगा देंगे, और इसको नीचे से क्या करेंगे हम, ताता। क्या करेंगे, इसको ताता, गर्म करेंगे। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो जो धूल है वो तो उड़ेगी नहीं, लेकिन कपूर में कौन से गुण पाए जाते हैं, उदरवपातन के गुण। तो यहाँ से जो कपूर है ना, उसके कण वाष्प बनेंगे और ऊपर उड़ जाएंगे। कहाँ उड़ जाएंगे, ऊपर। और जैसे ही वो गैस बन के ऊपर उड़े तो ऊपर कौन है, ऊपर ये प्लेट दिख रही है अपने को, इस प्लेट से टकराएंगे, और टकरा के वापस ठंडे होके इस प्लेट पे क्या हो जाएंगे बच्चों, चिपक जाएंगे। अब चिपकने के बाद उसको क्या कर लो, यहाँ से ऐसे हटा लो, तुम्हें क्या मिल गया, शुद्ध कपूर मिल गया। आ रही है बात समझ में, अरे आ रही है बात समझ में। ये हो गया अपना उदरवपातन। तो उदरवपातन विधि भी हम प्रयोग में ले सकते हैं। क्लियर है ना, ऐसा हो गया। एक बार फटाफट से देख लो इसको, फटाफट से, मतलब फटाफट से। हाँ भाई, सर मोल की लाइव कब करोगे भैया, अति शीघ्र। एक बार कल क्या है कि ये है और थोड़ा सा और बच रहा है, उसको करके फिर मोल ही चलेगा अपना। ये क्या है कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर शुरू शुरू का छूट रहा है, अब है तो कुछ भी नहीं है इसमें, और बताना तो पड़ता है ना। ठीक है ना, मोल ही पढ़ेंगे अब कल परसों से। क्लियर है सर, आप केमिस्ट्री किंग हो, नो डाउट भाई साहब। पैसा मिल जाए बस थोड़ा सा, हैं, पैसा मिल जाए थोड़ा सा, गुजारा हो जाए। ठीक है ना, किंग विंग तो क्या ही भैया। चलो देखो इधर, तो क्या है यहाँ पे, गेहूं में कंकड़ हो गया, ये फलाना फलाना ठीकरा जो भी है, जो आगे बढ़ते हैं अब। और क्या बताया मैंने तुम्हें, वाष्पन। देखो वाष्पन विधि के बारे में बात करेंगे। चौथी विधि जो है अपनी, वो कौन सी है बच्चों, अरे बच्चों, वाष्पन। देखो, अगर तुम्हारे पास विलयन है जल में चीनी का, मतलब सॉरी, मिश्रण है जल में चीनी का, अब क्या करोगे, छान कर अलग करेंगे क्या, नहीं। बीन कर अलग करेंगे क्या, नहीं। तो फिर कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे हम, वाष्पन विधि। कैसे, ध्यान से देखना। जो जल है, जल जल है भैया, ये गर्म होता है, गर्म होके इसकी क्या बनती है, भाप। पर क्या जो चीनी है, शक्कर है, वो गर्म होके भाप बनती है क्या, नहीं बनती। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो चीनी होती है ना बेटा, ये अवाष्पशील पदार्थ है। अरे कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ, मतलब अवाष्पशील ठोस, मतलब इसका वाष्पन नहीं होता, इसका क्या होगा, पानी का वाष्पन होगा। तो जैसे तुम्हारे पास में ये कटोरा है ठीक है, मतलब पात्र है, समझ जाओ क्या है बच्चों, पात्र है। अरे क्या है, एक पात्र, ओ हो, ऐसा पात्र है, देखो कितना सुंदर पात्र है, आहा मजा आ गया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है भैया, चीनी भर रखी है, मतलब सॉरी पानी भर रखा है। ये क्या भर रखा है, क्या भर रखा है हमने से इसके अंदर, क्या भर रखा है, ये पानी भर रखा है। अरे क्या भर रखा है, पानी भर रखा है ना। और इस पानी में हमने क्या मिला रखी है बच्चों, चीनी मिला रखी है, चीनी। क्या मिला रखी है, चीनी, ये चीनी। ठीक है, अब तुम इसको यहां से कर रहे हो गर्म, है ना, यहाँ पे बर्नर लगा रखा है तुमने, बर्नर का मतलब गैस स्टोव लगा रखा है, और इसको तुम गर्म कर रहे हो। तो जब तुम इसको गर्म करोगे तो वाष्प किसकी बन जाएगी, पानी की बन जाएगी, मतलब पानी पूरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना,
पानी पूरा क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो थोड़ी देर बाद सारा का सारा पानी जो है वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर अपने पास में जो ये बर्तन है, मतलब है ना, मतलब क्या है, अपने पास में एक ये बर्तन है, इसके अंदर शुद्ध रूप से क्या बचेगी, चीनी बचेगी। अरे क्या बचेगी, चीनी बचेगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो कौन सी विधि हो गई ये, वाष्पन विधि। गर्म करा, पानी क्या है, वाष्पशील है, तो पानी तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर बचेगा कौन, चीनी बचेगी भाई साहब। कौन बचेगी, चीनी बचेगी। तो ये हो गई वाष्पन विधि। एक और मैं बता देता हूँ तुम्हें, आसवन विधि। उसके बाद में फिर मेरे को भी जाके खाना खाना है, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो फटाफट से, क्या हो रहा है यहाँ पे, वाष्पन हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लास्ट अपना ठीक है भैया, कौन सा था अपना ये, फोर्थ, फिफ्थ है अपना आसवन, ठीक है ना। आसवन विधि, इसको बोलते हैं बच्चों डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन, ठीक है। क्या होता है देखो ध्यान से। एक बात बताओ, ऐसा है कि तुम्हारे पास में कोई बर्तन है, क्या है, बर्तन है अपने पास में, देखो ध्यान से, ठीक है ना। ये इसके अंदर तुमने दो द्रव मिला रखे हैं। अरे क्या मिला रखे हैं तुमने, दो द्रव। क्या क्या मिला रखा है, देखो मैं ऐसे बना देता हूं एक बार फटाफट से, ठीक है। देखो ध्यान से, एक द्रव ये है, ठीक, और दूसरा जो द्रव है अपने पास में वो है भाई साहब ये, ठीक है। क्लियर है। तो अपने पास दो चीजें हो गई, एक तो हो गया द्रव ए और दूसरा क्या हो गया, द्रव बी। अब मैं यूं बोल रहा हूं कि द्रव ए जो है ना वो भी वाष्पशील है और द्रव बी है वो भी कैसा है, वाष्पशील है। मतलब ए जो है उसकी भी वाष्प बनेगी और बी जो है उसकी भी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। अब क्या इसको गर्म करके हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ऐसे। तो क्यों, क्योंकि जब गर्म करेंगे तो ए की भी वाष्प बनेगी, बी की भी बनेगी, दोनों भाग जाएंगे निकल के। इसका मतलब भाई साहब कुछ तो लफड़ा है। तो कुछ लफड़ा ऐसे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, कि मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो क्वथनांक है ना इनका, क्वथनांक तो तुमने सुना ही होगा ना। क्वथनांक का मतलब होता है वह तापमान जिस पर कोई द्रव जो है वाष्प अवस्था में बदलने लगता है ना। वैसे तो ये जो डेफिनेशन मैंने बोली वो सही नहीं है, पर अभी समझने के लिए देख लो। तो जैसे द्रव ए का क्वथनांक है बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस और द्रव बी का क्वथनांक है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आसवन विधि लगाने के लिए जो द्रव होते हैं उनके क्वथनांक में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या 20-30 डिग्री सेल्सियस का कम से भी कम अंतर होना ही चाहिए। अरे कितना अंतर होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर है। तो ये द्रव ए है और ये कौन है बच्चों, द्रव बी है। क्वथनांक का मतलब द्रव ए कितने डिग्री सेल्सियस पर भाप बनेगा, 40 पर। द्रव बी कितने पे बनेगा, 80 पर। क्लियर है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। अरे क्लियर है ना। चलो देखो इधर अपने पास में, देखो ऐसा कुछ है यहाँ पे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इधर देखो, ठीक है। इसमें कौन कौन है, ए बी है और कौन है बच्चों, बी बी है। इसके अंदर ए बी भरा हुआ है और इसके अंदर बी बी भरा हुआ है, दोनों भरे हुए हैं इसके अंदर, है ना। और ये फ्लास्क है, ऐसे मान लो तुम, इस फ्लास्क के यहाँ पे ट्यूब निकाल रखी है इस प्रकार से, देखते जाना देखते जाना, अरे देखते जाना। और ये जो ट्यूब आ रही है ना, ये इसको नीचे एक कटोरे में इकट्ठा कर रखा है, ऐसे लगा रखा है मतलब। और इस ट्यूब के चारों ओर यहाँ पे क्या भर रखी है हमने, बर्फ भर रखी है। क्या भर रखी है, बर्फ। अब हम जब इसको गर्म करते हैं तो हम यहाँ पे तापमान रखेंगे 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का। इस ये जो हमने यहाँ पे लिया है, मतलब अपना मिश्रण, इसका तापमान कितना कर देंगे हम, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर केवल किसकी वाष्प बनेगी, एक ही बनेगी ना, बी की तो बनेगी नहीं, क्योंकि बी की वाष्प बनने के लिए कम से भी कम तापमान कितना चाहिए, 80 चाहिए। तो एक ही वाष्प बनेगी। तो ए ये जा रहा, ए कौन जा रहा है, ए जाएगा, ए जाएगा। अब एक की जैसे ही वाष्प इस जगह पे आएगी तो यहाँ पे बाहर कौन लग रहा है यहाँ पे बाहर कौन लग रहा है, बर्फ लग रहा है। और बर्फ बेटा जो गैस है उसको ठंडा करेगी, ठंडा करते क्या हो जाएगा यहाँ, संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है
कि गैस को जब ठंडा करते हैं तो वो द्रव बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं, संघनन। तो यहाँ से एक ही वाष्प गई, बर्फ के कांटेक्ट में आई, ठंडा हुई, ठंडा होते वापस द्रव बनी, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, द्रव ए। और कुछ देर बाद जब ऐसे ही तुम यहाँ पे 40-50 डिग्री सेल्सियस तापमान करते रहोगे तो जो ए है वो लगभग सारा का सारा इधर आ जाएगा और इधर शेष बचेगा कौन, अरे शेष बचेगा कौन, बी बचेगा। तो ए और बी अलग अलग हुए, एक नहीं हुए। इसका मतलब जो दो द्रवों का मिश्रण होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। कौन सी विधि के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा। तो भैया जो पूछ रहा था ना आसवन विधि क्या होती है, ये होती है, याद रखना आप, ठीक है ना। टेस्ट में कहाँ तक आएंगे, इसको नोट कर, इसको देख लो भैया, बाकी टेस्ट में वहां तक आएंगे जहां तक तुमने पढ़ा है, ठीक है ना। सर कल टेस्ट में क्या आएगा, हाँ पेपर बता दूं, पेपर बता दो भैया, जो भी पढ़ाया है वही सब आएगा, हाँ वही आएगा बिल्कुल। टेस्ट में कहाँ तक आएगा, चैतन्य वर्मा चीनी, हाँ भाई चीनी, हाँ सर, हाँ सर ये तो आप ही पहले भी पढ़ा दिया, हाँ बिल्कुल पढ़ा दिया, पर कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा था। सर आपकी वॉइस बहुत स्वीट है भाई साहब, हाथ जोड़े आपके वैसे खराब हो रही है आवाज़ तो, गले की सारी 9-2-11 हो रखी है। सर बाकी बचा हुआ कब पढ़ाओगे भैया, कल पढ़ाएंगे, डेली आएंगे लाइव। खाना खा लो सर, बिल्कुल भैया बिल्कुल जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं। हाँ सर बता दो, ठीक है ना भैया, हाँ पेपर बता दे तुम्हें, बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल, आज के लिए इतना ही है। वीडियो जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा तो इसको शेयर कर देना, जो जो नहीं आ पाया या जो भी तुम्हारा मित्र है, मतलब अपनी क्लास वाला, उसको बता देना ताकि उसका छूटा हुआ वो पढ़ ले, आके मेरा माथा तो ना खाए कम से कम बार बार, डेली का डेली सर पढ़ा दो, बता दिया भैया मैंने अब, ठीक है ना। क्लियर है सर, शायरी सुनाओ ना भैया, शायरी यही है कि देखो देखो शायरी सुन लो, आज ध्यान से सुनना, शायरी दूसरी है ये, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। समझ में आ रही है बात, इसका मतलब थक के नहीं बैठना है भैया, लगे रहो, पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो मंजिल तो मिलेगी सही और मिलने का मजा भी आ जाएगा। क्लियर है, अरे क्लियर है। तो ये हो गया अपना द एंड, और हाँ जो भी आए उन सबको मेरी ओर से थैंक यू। मिलते हैं कल, ठीक है ना। चलो सर ये XP क्या है, XP क्या है, XP कहाँ है भैया, XP कहाँ है, XP नहीं है ना, XP नहीं है, ठीक है। अरे ये ए ही है, ए है, एक ही भाप बन के ऊपर जा रही है ऐसे, ठीक है। चलो चलो ठीक है भाई, मिलते हैं कल। तो लाइक कर देना सब, चैनल मतलब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना और लाइक भी कर लेना, ठीक है ना। चलो कमेंट में ऊपर देखता हूँ मैं, अभी देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, XP क्या है, ठीक है। चलो जाओ अब और पढ़ लो भैया कल का। गुड नाइट।